नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि बच्चा कच्ची मिट्टी जैसा होता है, जिसे चाहे तो इंजीनियर, डॉक्टर या अपराधी भी बना सकते हैं। ये विचार व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वॉटसन का था। आज हम इसी तरह के विचारों और शिक्षा मनोविज्ञान की दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास शिक्षा मनोविज्ञान पर कुछ नोट्स और सवाल जवाब हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इनमें से सबसे जरूरी बातें निकालें, खास विचारों को समझें और देखें कि मनोविज्ञान सीखने सिखाने को कैसे बेहतर बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये दरअसल शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल है। अच्छा। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये सीखने वाले के व्यवहार को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश है। इसकी जड़ें तो पुरानी हैं, आप कह सकते हैं दर्शन शास्त्र तक जाती हैं, लेकिन 20वीं सदी में इसने व्यवहार के विज्ञान के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो मनोविज्ञान की इतनी सारी शाखाएं हैं, जैसे व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म जिसे कहते हैं, इसका नाम सबसे पहले आता है। ये क्या है? हाँ, व्यवहारवाद काफी प्रभावशाली रहा है। इसके मुख्य चेहरे थे वॉटसन, पावलोव और स्किनर। हाँ। इनका मानना था कि मनोविज्ञान को सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देना चाहिए जिसे देखा जा सकता है, यानी व्यवहार। ओके। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग याद है? हाँ, वो कुत्ते वाला प्रयोग। हाँ बिल्कुल। 1904 का उनका प्रयोग, जिसमें घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में लार आने लगती है। ये दिखाता है कि हम चीजों को जोड़कर सीखते हैं। और स्किनर, उन्होंने क्या अलग बताया? स्किनर ने बात की क्रिया प्रसूत अनुबंधन की, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। उनका कहना था कि व्यवहार उसके परिणाम से तय होता है। परिणाम से मतलब अगर किसी काम का नतीजा अच्छा है, जिसे वो पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट कहते थे, तो हम उसे दोबारा करते हैं। अच्छा, जैसे शाबाशी मिलना। बिल्कुल। अगर बच्चे को अच्छा काम करने पर शाबाशी मिलती है तो वो वैसा दोबारा करेगा। तो संक्षेप में कहें तो व्यवहारवाद मानता है कि सीखना बाहरी उत्तेजनाओं और परिणामों से होता है। लेकिन क्या सीखना सिर्फ बाहरी चीजों से ही होता है? वो गेस्टाल्ट वाले तो कुछ और कहते थे, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। गेस्टाल्टवादी जैसे वर्दीमर, कोहलर और कॉफका, हाँ। उनका मानना था कि पूरा उसके हिस्सों की जोड़ से ज्यादा होता है। हम चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरे रूप में समझते हैं। उनका जोर अंदरूनी मानसिक प्रक्रियाओं पर था, जिसे वो सूझ या इंसाइट कहते थे। अच्छा, इंसाइट। कोहलर का वो चिंपांजी वाला प्रयोग, सुल्तान। हाँ बिल्कुल, वो इसका बढ़िया उदाहरण है। सुल्तान ने अचानक ही एकदम से बॉक्सों और छड़ी का इस्तेमाल करके ऊंचे लटके केले हासिल कर लिए। हाँ, उसने प्रॉब्लम को एज अ होल देखा। सही। उसने समस्या को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरे रूप में समझा। ये है गेस्टाल्ट का नजरिया। और फिर सिगमंड फ्राइड है। इनका नाम तो मनोविज्ञान में लगभग हर कोई जानता है। मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। इसकी क्या खास बात है? फ्राइड ने तो मनोविज्ञान को एक बिल्कुल नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि हमारे व्यवहार का ज्यादातर हिस्सा हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। अचेतन मन मतलब वो हिस्सा जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने मन की तुलना पानी में तैरते बर्फ के टुकड़े आइसबर्ग से की। हाँ, वो उदाहरण तो बहुत फेमस है। जिसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा ऊपर दिखता है वो है चेतन मन, जबकि बड़ा हिस्सा पानी के नीचे अचेतन छिपा होता है। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये सब उन्हीं की देन है। जी हाँ, ये अवधारणाएं इसी सोच का हिस्सा हैं। ये सिद्धांत पर्सनैलिटी और मानसिक समस्याओं को समझने में बहुत अहम रहा है। तो व्यवहारवाद बाहरी व्यवहार पर, गेस्टाल्ट पूरी समझ पर और मनोविश्लेषण अचेतन मन पर जोर देता है। काफी अलग अलग नजरिए हैं। हाँ। और इन सबसे पहले मनोविज्ञान को एक अलग विज्ञान बनाने का श्रेय विल्हेम वुंट को जाता है। सही। हाँ बिल्कुल। विलेम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। पहली लैब। हाँ, ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग अपनी पहचान दी। इसे संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म कहा गया, जिसका लक्ष्य मन की संरचना को समझना था। चलिए, ये तो हुई विचारधाराओं की बात। अब थोड़ा मनोविज्ञान के एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। सीखना यानी अधिगम। हमारे स्रोतों में लिखा है सीखना विकास की प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि सीखना हमारे व्यवहार में अनुभव या अभ्यास से आने वाला एक, आप कह सकते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव है। स्थायी बदलाव। हाँ, ये सिर्फ रटना नहीं है, ये हमारे व्यवहार को मॉडिफाई करता है।
एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ बुनियादी नियम दिए थे। हाँ, थॉर्नडाइक के नियम। जिनमें प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि जिस काम का नतीजा संतोषजनक होता है हम उसे दोहराते हैं, और जिसका बुरा होता है उसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। उन्होंने तत्परता यानी रेडीनेस और अभ्यास यानी एक्सरसाइज के नियमों की भी बात की। मतलब सीखने के लिए तैयार होना और अभ्यास करना भी जरूरी है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसका क्या मतलब है? जो हमने एक जगह सीखा वो दूसरी जगह कैसे काम आता है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। थॉर्नडाइक का मानना था कि ये ट्रांसफर तब होता है जब पुरानी और नई सीखने की स्थितियों में कुछ समान तत्व हों, कॉमन एलिमेंट्स। अच्छा, जैसे मान लीजिए साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटर चलाना थोड़ा आसान हो सकता है। हाँ, क्योंकि बैलेंस बनाना दोनों में कॉमन है। सही कहा। यह है सकारात्मक स्थानांतरण। लेकिन कभी-कभी उल्टा भी होता है। पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए सीखने में बाधा भी डाल सकता है। अच्छा, उसे क्या कहते हैं? उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ओके। और सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या माना जाता है? अक्सर अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का जिक्र होता है। बिल्कुल, अभिप्रेरणा को तो सीखने का राजमार्ग कहा गया है। हाईवे ऑफ लर्निंग। हाँ, बिना प्रेरणा के सीखना बहुत मुश्किल है। ये प्रेरणा अंदर से आ सकती है, मतलब इंट्रिंसिक, जैसे किसी विषय में हमारी अपनी रुचि हो, या फिर बाहर से एक्सट्रिंसिक। हाँ, जैसे इनाम या सजा का डर। हालांकि जानकार मानते हैं कि बाहरी प्रेरणा जैसे इनाम वगैरह इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि असली और टिकाऊ प्रेरणा तो अंदर से आती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा पावरफुल है। क्या मैस्लो का सिद्धांत इसी से जुड़ा है, वो जरूरतों वाला पिरामिड? हाँ, अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड्स, वो बताता है कि हमारी कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, जैसे भोजन, पानी, सुरक्षा। और यही जरूरतें हमें मोटिवेट करती हैं। बिल्कुल, ये जरूरतें ही हमें काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। अंततः सीखने में सफलता तभी मिलती है जब लक्ष्य पाने की एक तीव्र इच्छा हो। चलिए अब बात करते हैं वृद्धि और विकास की, खासकर बच्चों के संदर्भ में। ये प्रक्रिया कैसे चलती है? वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? देखिए, वृद्धि यानी ग्रोथ वो ज्यादातर शारीरिक बढ़त से जुड़ी है, लंबाई, वजन, जबकि विकास यानी डेवलपमेंट वो ज्यादा व्यापक है। अच्छा। इसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पहलू आते हैं और ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसके कुछ पैटर्न भी होते हैं, जैसे वो सिर से पैर वाला सिद्धांत? हाँ, उसे मस्तबोधमुखी सिद्धांत या सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। मतलब विकास सिर से शुरू होकर पैरों की तरफ बढ़ता है। अच्छा, इसलिए बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है। हाँ, बिल्कुल। पहले सिर संभालना, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल चलना और फिर पैरों पर खड़ा होना और चलना, ये एक क्रम है। उनका सोचना कुछ निश्चित अवस्थाओं या स्टेजेस से होकर गुजरता है। कौन सी अवस्थाएं? जैसे सबसे पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटा। बहुत छोटे बच्चे वो वस्तु स्थायित्व नहीं समझते। वस्तु स्थायित्व मतलब उनके लिए जो चीज आंखों के सामने नहीं है वो मानो है ही नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अच्छा। और वो निर्जीव चीजों को सजीव समझने वाली बात। हाँ, वो है सजीव चिंतन या एनिमिस्टिक थिंकिंग। ये प्राक संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल अवस्था में होता है। पियाजे ने जोर दिया कि बच्चों को उनकी अवस्था के अनुसार ही सिखाया जाना चाहिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। किशोरावस्था के बारे में क्या? एडोलेसेंस, इसे अक्सर मुश्किल दौर माना जाता है। हाँ, स्टैनली हॉल ने इसे तूफान और तनाव का काल कहा था। ये बदलाव का दौर है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हर तरह के बदलाव। इस उम्र में दोस्तों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है ना? हाँ, पीयर प्रेशर बहुत होता है। साथियों का प्रभाव शायद माता-पिता से भी ज्यादा महसूस होता है। अपनी पहचान बनाना, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इस अवस्था की मुख्य चुनौती होती है। और विकास सिर्फ अकेले में तो होता नहीं, सामाजिक और नैतिक विकास भी तो साथ चलता है। बिल्कुल। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास यानी साइकोसोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जीवन की हर अवस्था में हमारी कुछ मनोसामाजिक चुनौतियां होती हैं, जिन्हें हल करके हम आगे बढ़ते हैं। और कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट के चरणों का सिद्धांत दिया कि हम सही गलत का फैसला कैसे सीखते हैं। कुल मिलाकर, जैसा वुडवर्थ ने कहा था, हमारा विकास, हमारी आनुवांशिकता, नेचर, और हमारे माहौल, नर्चर, इन दोनों की आपसी क्रिया का नतीजा है। नेचर वर्सेस नर्चर वाली डिबेट। तो ये तो साफ है कि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को शिक्षा में समझना कितना जरूरी है? ये बेहद बेहद जरूरी है।
हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, उसकी रुचियां अलग होती हैं, उसका सोचने का तरीका अलग होता है, उसका व्यक्तित्व अलग होता है। ये अंतर शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी? हाँ, बिल्कुल। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, हर स्तर पर विभिन्नताएं होती हैं और इनका कारण वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हैं। तो एक टीचर के लिए इसका क्या मतलब हुआ क्लासरूम में? मतलब ये कि सबको एक ही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच काम नहीं करता। शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जो अलग अलग जरूरतों को पूरा कर सकें। व्यक्तिगत ध्यान देना जरूरी है। जैसे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह प्रतिभाशाली बच्चों को शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम चाहिए, जबकि कुछ बच्चों को अतिरिक्त मदद की जरूरत हो सकती है। व्यक्तित्व भी एक अहम विभिन्नता है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, इसको कैसे समझा जाता है? युंग का वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वाला वर्गीकरण काफी पॉपुलर है। हाँ, कार्ल युंग का इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का वर्गीकरण बताता है कि कुछ लोग अपनी ऊर्जा अंदर से लेते हैं, वो अंतर्मुखी होते हैं, जबकि कुछ बाहरी दुनिया से जुड़कर ऊर्जा पाते हैं, वो बहिर्मुखी। ये पर्सनालिटी को समझने का एक तरीका है। हाँ, एक तरीका है। व्यक्तित्व को मापने के लिए कुछ दिलचस्प तकनीकें भी हैं, जैसे रॉर्शा का स्याही धब्बा परीक्षण। हाँ, वो इंक प्लॉट टेस्ट। या फिर TAT, थीमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसमें तस्वीरें दिखाकर कहानी बताने को कहा जाता है। इन्हें प्रक्षेपण विधियां क्यों कहते हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। क्योंकि माना जाता है कि व्यक्ति उन अस्पष्ट स्याही के धब्बों या तस्वीरों पर अपनी अंदरूनी भावनाओं, इच्छाओं और विचारों को प्रक्षेपित करता है, मतलब प्रोजेक्ट करता है। इससे उसके अचेतन मन को समझने में मदद मिलती है। दिलचस्प है। और बुद्धि के बारे में क्या? इंटेलिजेंस, क्या ये सिर्फ एक ही तरह की होती है? पहले यही माना जाता था। स्पीयरमैन ने G फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस की बात की थी। लेकिन अब यह सोच बदल रही है। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, काफी प्रभावशाली है। उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है कि बुद्धि एक नहीं बल्कि कई तरह की होती है, कम से कम 8 या 9 तरह की। जैसे भाषा की बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीत की बुद्धि, शारीरिक गति की बुद्धि, स्थानिक बुद्धि स्पेशल, लोगों को समझने की इंटरपर्सनल, खुद को समझने की इंट्रापर्सनल, प्रकृति को समझने की नेचुरलिस्टिक। वाह, इतनी सारी! हाँ, और गार्डनर का कहना है कि स्कूलों को इन अलग-अलग बुद्धियों को पहचानना और विकसित करना चाहिए, न कि सिर्फ भाषा और गणित पर फोकस करना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी लगता है। बुद्धि को मापने के लिए IQ का इस्तेमाल होता है। हाँ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इसका फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, माकासा इंटू 100। और इसका वैज्ञानिक मापन सबसे पहले बिने ने किया था। हाँ, एल्फ्रेड बिने ने फ्रांस में सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट विकसित किया था। बाद में टर्मन जैसे लोगों ने इसमें और सुधार किए। चलिए अब थोड़ा वर्तमान और भविष्य की ओर देखते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हमेशा बदलता रहता है। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 आई है। इसके कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं? NEP 2020 एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो लगभग 34 साल पुरानी 1986 की नीति की जगह आई है। हाँ, काफी समय बाद। इसने स्कूली शिक्षा के पुराने 10+2 ढांचे को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया है। इसमें 3 साल की उम्र से ही औपचारिक शिक्षा मतलब प्री स्कूलिंग शामिल है। 5+3+3+4। अच्छा। एक बहुत बड़ा जोर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर है, FLN। हाँ, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। लक्ष्य ये है कि 2025 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चे पढ़ना, लिखना और सामान्य गणित सीख जाएं। ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। भाषा और पाठ्यक्रम के बारे में क्या खास बदलाव है? नीति कहती है कि जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक और बेहतर हो कि कक्षा 8 तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा हो। ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, पाठ्यक्रम का बोझ कम करके अनुभवात्मक सीखने मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी 21वीं सदी के कौशल पर ध्यान दिया जाएगा। और वो वोकेशनल एजुकेशन वाली बात? हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप शुरू करने का प्रस्ताव है, ताकि बच्चे प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीख सकें। और उच्च शिक्षा के लिए क्या है? हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में भी बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। मेडिकल और लॉ को छोड़कर बाकी सभी के लिए एक ही रेगुलेटर बनाने की बात है। भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI, एक सिंगल बॉडी। हाँ, MPhil को खत्म कर दिया गया है। ग्रेजुएशन डिग्री को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है।
छात्र कई विषय चुन सकते हैं और बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिल सकता है। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। बिल्कुल। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सरकार ने शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य भी रखा है। इन सब में तकनीक यानी आईसीटी की क्या भूमिका है? तकनीक NEP 2020 का एक अहम हिस्सा है। नीति मानती है कि टेक्नोलॉजी शिक्षा को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में, खासकर दिव्यांग छात्रों के लिए, और सीखने सिखाने को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। कैसे? मतलब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का ज्यादा इस्तेमाल, जैसे स्वयं पोर्टल है। हाँ, मैंने सुना है मुफ्त ऑनलाइन कोर्स होते हैं उसमें। हाँ, और MOOCs यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, EDUSAT जैसे शैक्षिक उपग्रह और डिजिटल लर्निंग मटेरियल का उपयोग बढ़ाना भी इसका हिस्सा है। कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ये सब अब सीखने के जरूरी साधन माने जा रहे हैं। तो हमने व्यवहारवाद से लेकर गेस्टॉल्ट मनोविश्लेषण तक की यात्रा की, सीखने और प्रेरणा के सिद्धांतों को समझा, पियाजे के विकास के चरणों को देखा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व को जाना और आखिर में NEP T2020 और ICT जैसी आधुनिक चीजों पर भी नजर डाली। इन सब का सार क्या निकलता है? मतलब निचोड़ क्या है? सार मेरे ख्याल से सार यही है कि प्रभावी ढंग से सीखने और सिखाने के लिए सीखने वाले को समझना सबसे जरूरी है। उसकी ज़रूरतें क्या हैं, वो कैसे सोचता है, उसे क्या चीज़ मोटिवेट करती है, वो दूसरों से कैसे अलग है, इन सब को जानना होगा। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यही समझ देता है। और ये कोई स्थिर विषय नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक डायनामिक फील्ड है, लगातार विकसित हो रहा है, नई रिसर्च आ रही है। हो या बस कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। निश्चित रूप से ये हमें मानव व्यवहार की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, वॉटसन ने कहा था कि वे बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं। हमने ये भी देखा कि विकास में प्रकृति और पोषण यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का हाथ होता है। हाँ, दोनों महत्वपूर्ण है। तो क्या समाज की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजने तक ही सीमित है, या फिर हर व्यक्ति की क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने में, उसे सही माहौल देने में समाज की भूमिका कहीं ज्यादा गहरी है? इस पर शायद सोचने की जरूरत है। आज के